अभिषेक, महाराष्ट्र की कुल 11 लोकसभा सीटों पर कल मतदान, और जो रस्साकशी हमने देखा कैसे पवार गुट में फिर बीजेपी में शिवसेना में ये पूरी रस्साकशी जो है इस चुनाव को महाराष्ट्र में किधर लेते हुए जा रही है। बिल्कुल शिखा, देखिए जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में जो इस वक्त 6 पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें से अगर 2 नेशनल पार्टियों की बात करें, बीजेपी और कांग्रेस 2 नेशनल पार्टियां हैं, उसके अलावा 4 ऐसी पार्टियां जो कि महाराष्ट्र लेवल की पार्टियां हैं, जो कि 2 से 4 हो चुकी हैं। जाहिर सी बात है 2 एनसीपी शरद पवार, उसके अलावा अजित पवार की एनसीपी, दूसरा उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना। यह 4 पार्टियां ऐसी हैं जो क्षेत्रीय पार्टी के नाम पर जानी जाती है, महाराष्ट्र की पार्टी, लोकल पार्टी। और यह 6 पार्टियां एक तरफ 3 पार्टी, एक तरफ 3 पार्टी, यानी महाविकास आघाड़ी और महायुति, जिसे एनडीए के नाम से जाना जाता है। यह एक तरफ चुनाव मैदान में, उसमें से एक और ऐड हो चुका है एनडीए में, राज ठाकरे का नाम सामने आ चुका है। यानी राज ठाकरे भले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं मोदी को। तो कहीं ना कहीं यह मुकाबला बड़ा दिलचस्प इस बार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि आखिरकार वोटर किसे वोट देगा। क्या जो पहले से शरद पवार या ठाकरे की जो शिवसेना है, क्या उन्हें पसंद करेगा, या फिर महायुति को पसंद करेगा, या फिर जो नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है उसको पसंद करेगा। तो यह जाहिर सी बात है, देखिए जो 11 सीटें जो होने जा रही हैं उसमें अगर मराठवाड़ा की बात करें, उत्तर महाराष्ट्र की बात करें, कुछ ऐसे कोकण कुछ इलाके ऐसे आ रहे हैं, उसकी बात करें जहां से चुनाव होने वाला है। यानी 11 सीटों के चुनाव के बाद पूरे महाराष्ट्र में 35 सीटों पर चुनाव कल संपन्न हो जाएगा। बचेगा 13 सीटों पर। 13 सीटों पर चुनाव 20 मई को पांचवें चरण में होने वाला है। जो महाराष्ट्र की 48 सीटें लोकसभा की है, उसमें से कल 11 सीटों चुनाव के बाद 35 सीटों पर चुनाव महाराष्ट्र में हो जाएगा। लेकिन चुनावी जो माहौल अगर बात करें, जाहिर सी बात है, तो इस बार वोटर कहीं न कहीं अलग तरीके से सोच रहा है। कई जगहों पे आपको बता दूं, मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं। मैं बीड़ जा रहा हूं और यहां पर अहमदनगर, जो कि जहां पर भी वोटिंग होने वाली है, मैं इस वक्त अहमदनगर से आपको रिपोर्टिंग करके दिखा रहा हूं। अहमदनगर और जहां जहां से मैं गुजर रहा हूं, लोगों से बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से हम पब्लिक अन्य तरीके से लोगों से बात नहीं कर सकते। तो देखिए, कल चौथे चरण का चुनाव होने वाला है और हर एक सीट पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। एहतशाम, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, हमने समीकरण को समझ लिया, क्या कुछ मुद्दे बन रहे हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी हमेशा प्रस्ताव आगे लेकर के आई राम मंदिर का, और इस बार के टेन्योर में पूरा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी को हम देख रहे हैं, मन से वो एक ही बात कह रहे हैं, और वो ये कि 2 टेन्योर में हमने जो डिसाइड किया वो काम पूरा हो गया है, तीसरे टेन्योर में कुछ बड़ा होने वाला है। ये जो बड़ा शब्द है, क्या आपको लगता है ये इतना इंपैक्टफुल है कि बाकी की बची उत्तर प्रदेश की सीट पर ये काम आ जाएगा? यह देखिए, आपका कहना एकदम सही है कि प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि हम तीसरे टर्नओवर में कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को इस बात का विश्वास एकदम नहीं होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें 3 चरणों की, तो 3 चरणों में 5 से 6% वोटों में के इजाफे में वृद्धि न होकर गिरावट भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिली है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार लगातार इस बात पर मंथन कर रही है कि आखिर उनका वोटर क्यों नहीं निकल के सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्य किए हैं, जिस तरह से केंद्र की और राज्य की दोनों सरकारों ने मिलकर डबल इंजन की तरह कार्य किया है, उन विकास कार्यों को देखते हुए जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा है। दूसरी बात, अगर हम बात करें राम मंदिर की, तो राम मंदिर का जितना व्यापक असर देखने को मिलना चाहिए उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक, वो देखने को नहीं मिल रहा। कि वोटिंग परसेंटेज जब डाउन हो रहा है तो कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो मुद्दे होने चाहिए वो मुद्दों से राजनीतिक पार्टियां भटक चुकी हैं। अगर हम चुनाव की बात करें तो चुनाव कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से निकलकर पाकिस्तान पहुंच चुका है, और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और देश की ब्यूरोक्रेसी से लेकर तमाम राजनीतिक दल इस बात को लेकर परेशान है कि जो वोटिंग परसेंटेज घट रहा है, 14 की बात करें, 19 की बात करें, वो वोटिंग परसेंटेज कितना घट रहा है। बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज क्या डिसाइसिव होने वाला है, क्या एक वन ऑफ द डिसाइसिव फैक्टर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अखिलेश, हमने देखा शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से विधानसभा चुनाव में मेहनत करते रहे, मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन वहां पर बीजेपी जीत गई। कहा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान का उस जीत में एक बड़ा योगदान रहा। अब जब विदिशा से उतरे और वो पूरे पार्टी का दारोमदार लेकर के उतरे हैं, तो क्या शिवराज ये सोच रहे हैं कि कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी अगर जीतते हैं तो? बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री हरदा में आए थे शिखा, और उन्होंने साफ कहा वोटरों से, एक मैसेज देने की कोशिश थी, क्योंकि अंदर अंदर ये बात थी कि वोटर के मन में भी था कि शिवराज सीएम क्यों नहीं बने। तो प्रधानमंत्री ने मंच से कहा कि अब शिवराज को मैं दिल्ली ले जाने चाहता हूं, यानी कि बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली में उनको देंगे। ये प्रधानमंत्री ने खुद संकेत दिए हैं।
जहां तक मुद्दों का आप जिक्र कर रहे थे, यूपी की आप बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, तो पहले 2 चरण में जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज कम रहा और उसके बाद अमित शाह ने मंत्रियों को कह दिया था कि जिन जिन के क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज कम रहेगा उनकी कुर्सी खतरे में है। उसके बाद हमने देखा कि तीसरे चरण में वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है और आज शाम को 6 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर भोपाल में एक बड़ी बैठक रखी गई जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर तमाम चुनाव प्रबंधन के लोग मौजूद रहेंगे। और कल सवेरे 5:30 बजे से, पिछली दफा जैसे मुख्यमंत्री ने खुद फोन करके कार्यकर्ताओं को उठाया था, कुछ वैसे ही कवायद बड़े से बड़ा नेता जो है कार्यकर्ताओं को फोन करता नजर आएगा, बूथ के जो कार्यकर्ता है, ताकि वोटर को घर से निकाला जाए। तो वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से तीसरे फेज में आगे बढ़ा, कुछ वैसा ही चौथे फेज में बढ़े, इसकी कोशिश बीजेपी कर रही है। जहां तक मुद्दों की बात है तो मध्य प्रदेश में जो बड़ा मुद्दा है, खासतौर से मालवा जो है हिंदुत्व का गढ़ है, राम मंदिर यहां पर मुद्दा है और मोदी का चेहरा यहां पर मुद्दा है। और हमने जो भारत के मन की बात शिखा जमीन पर जाकर की, तो मध्य प्रदेश में मोदी और मोदी का विकास, ये बड़े मुद्दों के तौर पर साफ तौर पर नजर आए। जी अभिषेक, अब अखिलेश ने जो बातें बताई हैं वो केवल एमपी में लागू नहीं होता, लगभग जो मुद्दे हैं वो सिमिलर हैं, लोग फेमिलियर हैं, 2 टेन्योर वो देख चुके। बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही है कि आगे आने वाले समय में, यानी ये 5 साल और उनका होना है, हालांकि एक्सपेक्ट तो 2047 तक कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र में जो चुनावी मुद्दे थे, क्योंकि हमने देखा है कि वहां पर पटल पर शिवसेना के साथ ही बीजेपी मजबूत रही, अब जब अलायंस टूट चुका है तो क्या लगता है बीजेपी जो कमाल पहले करती रही अलायंस के साथ मिलकर, क्या उससे वो दोहरा पाएगी? देखिए यहाँ पर जो अगर राजनीतिक दृष्टि से बात करें, एकदम जो राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है, देखिए 2 चीजें बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस बार सिंपैथी वोट जो है वह ठाकरे के साथ, यानी उद्धव ठाकरे के साथ और शरद पवार के साथ है। और यही कारण है कि जो महाविकास आघाड़ी बनी है, जिसके एमबीए कहते हैं, इनका पलड़ा इस वक्त भारी दिखाई पड़ रहा है, जो जानकार यहाँ के कहते हैं। यही कारण है कि आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के जितने हिस्सों पर चुनाव हो रहे हैं उन सभी जगहों पर लगभग कह सकते हैं सभी सीटों पर जाकर चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि पता है कि अगर वो नहीं जाएंगे तो शायद कहीं गड़बड़ी हो सकती है। हो सकता है कि बीजेपी की स्थिति भले ही मजबूत हो, लेकिन एकनाथ शिंदे और अजित पवार की स्थिति उतनी मजबूत महाराष्ट्र में नहीं है जितनी मजबूत कांग्रेस या फिर ठाकरे या फिर जो शरद पवार की मौजूद है। यही कारण है कि एक बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से सिंपैथी वोट अगर कहीं गया तो जाहिर सी बात है महाविकास आघाड़ी को बड़ा फायदा हो सकता है। इसका डर बीजेपी को, एनडीए को है। लेकिन देखिए दूसरी बड़ी बात जो यहाँ पे बड़ा मुद्दा, जो मुद्दे की बात करें तो देखिए यहाँ पे एक मराठा आंदोलन जो चला, आपको पता है जिस तरीके से मराठाओं को लेकर, मराठा आरक्षण को लेकर बड़ा मुद्दा है, तो मराठा लोग जाहिर सी बात है कहीं कहीं बीजेपी से या फिर शिवसेना शिंदे वाली गुट से नाखुश हैं। अगर वह कहीं कहीं बगावत चलिए, अब वो तो सीटों पर कितना मराठा आरक्षण का असर पड़ता है वो देखना दिलचस्प होगा। अभिषेक, अस्मित बड़ा क्विक रिएक्शन दीजिएगा मुझे, क्योंकि ब्रेक पर जाना है। बिहार में नीतीश कुमार जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हो गए, एनडीए का हिस्सा हो गए, क्या ये बीजेपी के लिए खतरा तो नहीं इस चुनाव में बनेगा? नहीं, देखिए बिल्कुल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से पाला बदला था और फिर से वो आ गए थे, इससे खास बहुत ज़्यादा नुकसान बीजेपी को नहीं होने वाला, क्योंकि बिहार के लोग ये बखूबी जानते हैं कि नीतीश कुमार अपना डिसीजन कब बदल ले, ये कोई नहीं जानता। खुद नीतीश कुमार नहीं जानते कि वो कब अपना डिसीजन बदलने वाला है। तो बहुत ज़्यादा खतरा नहीं कह सकते आपकी एनडीए को मिलने वाला है। भले ये लोग कहे कि नीतीश कुमार को हम वोट नहीं देंगे, लेकिन बहुत ऐसे साइलेंट वोटर्स हैं जो बोलेंगे कुछ लेकिन वोट एनडीए को ही करेंगे।